हेलो डियर ऑल, जय हो गुरु रविदास की। गुरु रविदास का जन्मदिन तो परसों ही था। यह वीडियो 2 दिन लेट जारी हो रही है क्योंकि परसों रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और उस समस्या को मैंने अवसर में बदलने का प्रयास किया और परसों से ही सोशल मीडिया पर मैं यह वॉच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु रविदास के बारे में लोग क्या कहते हैं और इतने बड़े संत को लोग कैसे याद करते हैं। मेरी नज़र में गुरु रविदास का जो काम था, जो विद्रोह था, उसका नाम मैंने दिया है दलित्स फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दलित्स फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दलित आज़ादी का प्रथम युद्ध गुरु रविदास से शुरू होता है। गुरु रविदास ने 5 ब्राह्मणों की एक टीम को पराजित किया था शास्त्रार्थ में और जगह थी काशी। जब गुरु रविदास का वैभव फैलने लगा था काशी नगरी में और आसपास, तो लोकल पंडितों ने, जिनका मानना था कि ज्ञान का पर अधिकार उन्हीं का है, वे ही ज्ञानी हैं कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो ये संत रविदास को, गुरु रविदास को इतने लोग क्यों मानने लगे हैं। बात काशी नरेश तक पहुंच गई। काशी नरेश एक बहुत ही समझदार किंग हुआ करते थे काशी के, तो उन्होंने पंडितों की बात को सुनी और कहा कि एक तरफा फैसला तो हम नहीं दे सकते, चलिए आप लोगों में और रविदास में एक शास्त्रार्थ हो जाए। तो काशी के ज्ञानी ब्राह्मण पंडितों ने यह कहा कि हमारे शास्त्र के अनुसार 5 पंडित एक साथ कोई वार्तालाप या शास्त्रार्थ करते हैं। उस समय शास्त्रार्थ की एक शास्त्रार्थ फैशन में हुआ करता था। कहते हैं शंकराचार्य को भी काशी के आसपास कहीं किसी से शास्त्रार्थ करना पड़ा था। तो जो 3 दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, तो उसमें गुरु रविदास को जो याद कर रहे हैं, उनको मुख्यतः 3 पदों के द्वारा याद कर रहे हैं, जो तीनों पद महान हैं। एक तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह कहना है गुरु रविदास का। बहुत सारे लोग इसका उदाहरण सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा है उनका जो बहुत मशहूर विचार है कि
ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिले अन्न, छोटे बड़ों सब बसें रविदास रहे प्रसन्न। इसी उनके विचार से जो है बेगमपुरा की कल्पना की गई और जालंधर से काशी तक एक बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, जहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु हर साल काशी जाते हैं। तीसरा उनका पद है जो बहुत ही महान पद है, पूज्य ही चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। यानी इतने 100 साल पहले भी गुरु रविदास मेरिट की लड़ाई लड़ रहे थे, पर जिस बात से गुरु रविदास को प्रसिद्धि मिली थी, ख्याति मिली थी, वह काशी का शास्त्रार्थ है। मैं तो यह नहीं कहता कि मैं गुरु रविदास पर नॉलेज के मामले में मैं चैंपियन हूँ या गुरु रविदास के बारे में मुझे काफ़ी ज्ञान है, मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ। पर मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि गुरु रविदास के बारे में जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए उस पर हमारे बीच चर्चा कम है, क्योंकि उस गंभीर प्रश्न पर चर्चा करने वाले विद्वानों की भी कमी है। मैंने जालंधर में भी लोगों से बात किया है, मैंने वैंकूवर में भी लोगों से बात किया है, मैंने दिल्ली में भी लोगों से बात किया है, और मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। आज तक मुझे किसी ने ठीक से यह नहीं बता पाया कि जो काशी में शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें ब्राह्मणों को गुरु रविदास जी ने पराजित किया था, वो शास्त्रार्थ का विषय क्या था, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। अगर होती भी है तो उसका ज्ञान मुझे नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा एडवांस में। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है कि गुरु रविदास और काशी के पंडितों के बीच जो शास्त्रार्थ का मुख्य विषय ईश्वर तक पहुँचने की विधि पर था, वो कौन सी विधि है, नियम कानून है जिसके माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं। ब्राह्मण जनों का 5 ब्राह्मण जो ज्ञानी थे का मानना था कि तरह तरह के रिचुअल्स, संस्कार, पूजा विधि के द्वारा आप ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। गुरु रविदास ने उनका खंडन किया और यह सिद्ध किया कि मन की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ माइंड इज द ओनली पाथ टू द ऑलमाइटी। यानी मन की शुद्धता ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सही मार्ग है, और रिचुअल्स, टोना वगैरह यह मार्ग सही नहीं है। इसी पर वार्तालाप चलता रहा और अंततः लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गुरु रविदास को विजेता घोषित किया गया, और जो बुद्धिसम्मत काशी नरेश ने
अपनी प्रॉमिस के हिसाब से गुरु रविदास को अपनी रथ पर बिठाकर काशी की गलियों में जुलूस निकाला। तो मेरा सवाल यह है कि इस महान विजय, जिसको मैं दलितों का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहता हूं, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है या चर्चा कम क्यों होती है? दूसरा जो मेरा प्रश्न है, जो गुरु रविदास के बारे में ज़्यादा जानते हैं और उनके कॉमन श्रद्धालुओं से भी मेरा ये प्रश्न है कि क्या गुरु रविदास अपने समय के सबसे बड़े पॉलिटिकल फिलासफर थे कि नहीं थे? पॉलिटिकल फिलासफर होने के लिए बहुत सारे गुण चाहिए, फिलासफर होने के लिए भी बहुत सारे गुण चाहिए, और फिलासफर जो है चीज़ों को जो है फ्यूचर को भी समझ लेता है और उसी तरह का ज्ञान परोसता है जिसका रेलेवेंस फ्यूचर में भी हो, और कोई वह बहुत बड़ी बात कह रहा हो। तो जो सबसे कम जिस पर पिछले 3 दिनों से चर्चा हुई है गुरु रविदास के आसपास, जो चर्चा हुई है उसमें यह है कि गुरु रविदास ने ब्राह्मण, वेद और ब्रह्म तीनों को रिजेक्ट किया अपने जीवन में। इसलिए मैं बहुत पहले, मैं तो मेरा घर आजमगढ़ है, काशी से 100 किलोमीटर से भी कम है, और जब हम लोग अपने कॉलेज से कबड्डी खेलने जाया करते थे लगभग हर संडे को, और 20-20 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर हम लोग कबड्डी खेलने जाते थे। 1975 से लेके 80 के बीच 82 तक कबड्डी का बहुत क्रेज़ था आजमगढ़ के गांव में। तो हमारे साथ हमारे क्षेत्र में दलित समाज से चमार और पासी 2 उपजातियां रहती हैं। हमारे साथ जो चमार नौजवान थे, जब जाते थे और कहीं पानी पीने का मन करता था तो कुएं पर हो, रहट हो या हैंडपंप हो, तो लोग पूछते थे क्या जाति हो ये आपका, आपकी जाति क्या है? तो हम बोल देते थे हम पासवान हैं, हम पासी हैं। चमार समाज के लोग बोलते थे रैदास। रैदास नाम सुनते ही, चाहे वह सवर्ण हो या ओबीसी हो, उनके मन में एक तरह की करंट दौड़ जाती थी, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में, खास तौर से भोजपुरी बेल्ट में, गुरु रविदास की ब्राह्मणों पर विजय की बात घर घर लोगों को मालूम हुआ करती थी। तो इस पर चर्चा कम है, और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है, अधूरा हो सकता है। किसी भी भक्ति काल के संत ने या गुरु ने ब्राह्मण, वेद और ब्रह्म को रिजेक्ट नहीं किया है, और इसीलिए बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग जो प्रगतिशील हैं वह कबीर को तो मानते हैं, रविदास को नहीं मानते। मैं किसी भी अपर कास्ट के व्यक्ति के ऑफिस या घर में गुरु रविदास की पिक्चर नहीं पाता हूँ। गुरु रविदास की पिक्चर दलित समाज के घरों में ही मिलती है, खास तौर से चमार समाज के घरों में। तो
कहीं इसकी वजह यह तो नहीं है कि गुरु रविदास वेद और ब्रह्म, साथ में ब्राह्मण, तीनों की सत्ता को अपने समय में चुनौती दे रहे थे और मात्र अकेले ऐसे पॉलिटिकल फिलॉसफर थे जिनमें यह विजडम थी और जिनमें यह साहस था कि वेद को क्वेश्चन करें। ब्रह्म जो सृष्टि का रचयिता जिसको माना जाता है हिंदू विधि में, उसको भी गुरु रविदास रिजेक्ट करते हैं। उसकी एक पद है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। और साथ ही ब्राह्मण जो मनुष्य और ईश्वर के बीच मीडिएटर का काम करता था, इन तीनों की सत्ता को गुरु रविदास रिजेक्ट करते हैं। और जो दलित समाज के लोग हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है, इसको आप बुरा मत मानिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा कटु होती है, कड़वी होती है। जब मैं बहुत पहले 20 साल से भी ज़्यादा पहले, करीब एक क्वार्टर सेंचुरी पहले दलित पूंजीवाद की बात रखी थी, तो समाज ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कुछ लोगों ने कहा चंद्रभान प्रसाद और दिग्विजय सिंह साहब दलित समाज को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, इनका बनियाकरण कर रहे हैं। दलितों में अगर बनिया पैदा होते हैं तो इनका गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ नहीं होगा। मेरा ये मानना है, कई बार मैंने एक दलित लेखक को यह बात कह दी थी तो थोड़ा उनको बुरा लग गया था, और किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देंगे। किसी भी समाज में मैं थोड़ा बहुत अमेरिका और भारत के बारे में जानता हूँ। किसी भी समाज में जो विचारों का, जो दर्शन का, फिलॉसफी का एनालिसिस करता है, वह उस समाज का सबसे पढ़ा लिखा तबका होता है। मैंने कह दिया कहीं पर किसी दलित लेखक के सामने कि जो आज 14 अप्रैल को किताबें बिक रही हैं, इसमें से अधिकतर की एजुकेशन क्या है, क्या इंग्लिश का नॉलेज है, क्या इंग्लिश लिटरेचर ये पढ़ते हैं। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का मतलब यह हुआ कि क्या ये यूरोपियन फिलॉसफी को भी पढ़ते हैं, क्या यह अमेरिकन फिलॉसफी को भी पढ़ते हैं, क्या यह अफ्रीकन कंट्रीज में ब्लैक लोगों की जो फिलॉसफी है उसको पढ़ते हैं, क्या अमेरिकन ब्लैक्स के बारे में ये पढ़ते हैं, क्या ग्लोबल फील्ड में जो नॉलेज की तमाम स्ट्रीम्स हैं उनसे थोड़ा बहुत अवगत हैं। अगर इंग्लिश से में परफेक्ट तो कहीं कोई नहीं होता, इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, तो फिर ये किताबें क्यों लिख रहे हैं। तो यह बात ज़रूर बुरी लगने वाली है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आज दलितों का ढलान शुरू हो गया है, कुछ भी जो भी हो दलितों का, मुझे लगता है एक गोल्डन काल था आज़ादी के बाद से मनमोहन सिंह साहब के समय तक। अब वह गोल्डन युग पीछे जा रहा है, दलित मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है, नौकरियों की संख्या घटती जा रही है, तमाम संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है और दलित समाज में पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बीच किसी घटना को, किसी विचार को, बाबा साहब के ही विचार को मान लीजिए, इंटरप्रेट करने वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए आज हमारा कोई दोस्त नहीं रह गया। मैं रिपीट करता हूँ कि गुरु रविदास द्वारा जो लड़ाई छेड़ी गई थी वह अभी अधूरी है, पर
गुरु रविदास द्वारा जो लड़ाई छेड़ी गई थी, मेरे समझ से दलितों का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। फर्स्ट वार ऑफ दलित्स इंडिपेंडेंस। और वेद और ब्रह्म को रिजेक्ट करके गुरु रविदास अपने समय के सबसे टॉप क्लास के पॉलिटिकल फिलासफर थे। इन दो मुद्दों पर, एक तो यह कि गुरु रविदास और ब्राह्मणों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका विषय क्या था। दूसरा कि गुरु रविदास ने वेदों को और ब्रह्म को रिजेक्ट किया है। उस पर गुरु रविदास को उसके चश्मे से हम उनको क्यों नहीं देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ब्रह्म को और वेद को रिजेक्ट किया था, और जो लड़ाई गुरु रविदास जी ने शुरू की थी, बाबा साहब ने उस लड़ाई को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। तो गुरु रविदास जी को नमन करते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। मेरा नाम है चंद्रभान प्रसाद। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगे तो दलित नोट पावर को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, और इसको फिनेंशियली भी आप दिए गए अकाउंट पर मदद करें, ताकि कुछ नए विचारों पर हम लोग चर्चा कर सकें। जय रविदास, रविदास की, गुरु रविदास की जय हो।